तो आज हुआ था UFC 324 का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जस्टिन गेची, पैडी पिम्बलेट, आर्नोल्ड एलन, जीन सिल्वा के बीच में काफ़ी सारी ट्रैश टॉकिंग हुई। तो एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला गया, किसने क्या ट्रैश टॉकिंग करी। पैडी पिम्बलेट ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जस्टिन गेची के गेम प्लान के बारे में, हबीब के बारे में उन्होंने चीज़ें बोली हैं, साथ ही साथ उन्होंने अरमान सारूकियन को काफ़ी सारा टारगेट करा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो सारी चीज़ों के बारे में आप सबको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा हिंदी में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे UFC व्हाइट हाउस कार्ड के बारे में क्या अपडेट है, कॉनर मैग्रेगर की क्या अपडेट है, वो सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली एक आउटर लुक से अगर आप देखने जाओगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बहुत ज्यादा तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ऑनेस्टली मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई बहुत ज्यादा हाइप मूवमेंट नहीं थे अदर देन जीन सिल्वा, आर्नोल्ड एलन और थोड़ा बहुत पैडी पिम्बलेट ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैरी करा है। उसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत ज्यादा हाइप्ड मोमेंट नहीं था। बट देन अगेन हम सब कोई भी चीज समझना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 40-45 दिन के बाद यहां पर UFC का कोई इवेंट हो रहा था और एक बहुत लंबा ब्रेक पड़ गया था UFC का। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग थी। इवन दो ये बहुत ज्यादा कोई स्पाइसी, बहुत ज्यादा मसालेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बट स्टिल मजा आया बहुत टाइम बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। और भाइयों कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि भाई लाइफ में UFC नहीं होता है। ये जो 40 दिन का गैप पड़ा, इससे ये चीज रियलाइज होती है कि लाइफ में UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स कितना जरूरी है। बहुत सुना सुना सा हो गया था, वीकेंड्स में पता नहीं चल रहा था क्या करना है, क्योंकि हर 2 या 3 वीकेंड के बाद कोई बड़ा कार्ड आने वाला होता था और यहां पर इतना बड़ा गैप पड़ गया। फाइनली UFC 324 का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी सीरियस चीजें यहां पर पैडी पिम्बलेट ने बोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जस्टिन गेची से रिगार्डिंग उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे बड़ी चीज यहां पर जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट के मैचअप में यह बोली जा रही है कि जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट का ग्राउंड गेम कैसे हैंडल करेगा। अगर आप सबको नहीं पता है, पैडी पिम्बलेट का ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। वो ग्राउंड पे ले जाके कंट्रोल तो कर ही सकता है, लेकिन उसके पास बहुत एक एडवांटेज है, वो है सबमिशंस का। वो ग्राउंड पे ले जाता है तो सबमिशंस निकाल सकता है, उसकी ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा सॉलिड मानी जाती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बहुत अंडररेटेड ग्राउंड गेम है यहाँ पे पैडी पिम्बलेट का। तो जस्टिन गेची से एक क्वेश्चन इंटरव्यू मीडिया डे के दिन पूछा गया था कि पैडी पिम्बलेट के ग्राउंड गेम को कैसे यहाँ पर वो टैकल करेगा। तो जस्टिन गेची ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पैडी पिम्बलेट कोई हबीब नुरमागोमेडोव नहीं है, उसने हबीब नुरमागोमेडोव को फाइट कर रखा है अपने कैरियर में, तो वो पैडी पिम्बलेट से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला है ग्राउंड गेम पे, और उसको बिल्कुल भी डर नहीं है यहाँ पे पैडी पिम्बलेट का। और जब पैडी पिम्बलेट से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया था कि हबीब नुरमागोमेडोव से कंपेयर कर दिया उसको जस्टिन गेची ने, और हबीब नुरमागोमेडोव के अगेंस्ट उसने फाइट कर रखी है, तो पैडी पिम्बलेट के ग्राउंड गेम का बिल्कुल भी डर नहीं है यहाँ पे जस्टिन गेची को। तो पैडी ने एक बहुत मैच्योर्ड रिप्लाई दिया मेरे हिसाब से, तो उसका जो ये रिप्लाई है वो बहुत ज्यादा एप्ट है। पैडी पिम्बलेट का कहना है कि वो हबीब नुरमागोमेडोव नहीं है, ना ही कोई और फाइटर हबीब नुरमागोमेडोव है। हबीब नुरमागोमेडोव का एरा जा चुका है, अब यहाँ पे पैडी पिम्बलेट आ चुका है और उसको अपनी ग्राउंड कैपेबिलिटीज पे बहुत ज्यादा यहाँ पर भरोसा है और वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ गेम प्लान लेके आता है। और उसका ऐसा कहना है कि जस्टिन गेची ने हबीब के लिए प्रिपेयर कर रखा होगा, लेकिन जस्टिन गेची ने पैडी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रखा। और पिम्बलेट का कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि वो बहुत ज्यादा वाइल्ड फाइटर है। बाकी सारे फाइटर एक कंट्रोल्ड अप्रोच लेके आते हैं, लेकिन पैडी पिम्बलेट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब क्या कर दे फाइट के अंदर, कौन सा मूव पुल आउट कर दे। और जितना ज्यादा लोगों ने यहां पर ओवरलुक करा है पैडी पिम्बलेट को इतने टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि उसके एग्जैक्टली सारे मूव, सारे टैक्टिक्स, सारे फाइटर्स को पता भी है इस टाइम पे। और भाइयों यही अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पैडी पिम्बलेट की, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो रिसेंट जितने भी कैरियर में उसके फाइट्स हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, मोस्टली फाइट्स के अंदर यहां पर उसको ओवरलुक किया गया है। फाइटर्स ने या तो उसको सीरियस नहीं लिया है, उसको एक सीरियस फाइटर कंसिडर नहीं किया है। लेकिन भाइयों जैसे ही ऑक्टागन केज कंप्लीटली क्लोज होता है, वो फाइटर स्विच कर जाता है। वो जो फन यहाँ पे जोक्स मारने वाली पर्सनैलिटी पूरी तरीके से स्विच हो जाती है। क्योंकि देखिए ट्रैश टॉकिंग अपनी जगह है, पैडी पिम्बलेट फाइट भी उतनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ करता है। और जो चीज उसने भाइयों यहां पर कही है कि वो हबीब नुरमागोमेडोव नहीं है, वो अपने खुद के थ्रेट्स लेके आता है ग्राउंड गेम पे, ये बहुत ज्यादा सही है। अगर जस्टिन गेची को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि उसने हबीब से फाइट कर रखी है ग्राउंड पे, और उस फाइट में भी वो समिट हो गया था, डोमिनेट हुआ था ग्राउंड पे, तो और यहां पर पैडी से उसको कोई खतरा नहीं होने वाला। पैडी का हबीब जैसा कोई लेवल नहीं है, जो कि मैं कह भी नहीं रहा कि हबीब जैसा कोई लेवल है। पैडी पिम्बलेट अपने स्ट्रेंथ्स यहां पे लेके आता है फाइट के अंदर, और उसके लिए यहां पे जस्टिन गेची को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा भाइयों पैडी पिम्बलेट के ग्राउंड गेम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जो भी फाइटर्स यहां पे डिसरिस्पेक्ट करते हैं या ओवरलुक करते हैं, जैसे माइकल चैंडलर हो गया और भी फाइटर्स, बॉबी ग्रीन हो गए, ये सारे ग्राउंड पे बहुत ज्यादा डोमिनेट हुए थे पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट, और इसी चीज का फायदा उसको मिल जाता है फाइट्स के अंदर। बाकी भाइयों पैडी पिम्बलेट ने यहां पर और भी बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग करी है अरमान सारूकियन को लेके। अब देखिए अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, अरमान सारूकियन ने काफी सारा क्रिटिसिज्म भी करा है। उसने बेसिकली ऐसा कहा था कुछ टाइम पहले कि UFC की रैंकिंग्स तो मैटर ही नहीं करती है, मैं नंबर 1 कंटेंडर हूं फिर भी मुझे टाइटल
शॉट नहीं मिल रहा। पैडी पिम्बलेट जो नीचे का रैंक का फाइटर है, जिसने सिर्फ माइकल चैंडलर को हराया, उसको टाइटल शॉट मिल रहा है। तो बेसिकली यूएफसी में रैंकिंग्स का कोई मतलब नहीं होता। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डाले थे अरमान सारूकियन ने पिछले कुछ टाइम में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पैडी पिम्बलेट और डेना वाइट दोनों से ही पूछा गया। डेना वाइट ने तो सीधा सीधा बोला कि अगर ऐसा कोई सेंटिमेंट चल भी रहा है फाइटर्स के बीच में, जिनको लग रहा है फाइटर्स को कि अगर यहाँ पर रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है डेना वाइट को, जिसको जो लग रहा है लगने दे। ऐसा डेना वाइट का कहना है कि रैंकिंग सेकेंडरी है, रैंकिंग से भी मैटर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करेगा अगर आपको टाइटल शॉट चाहिए तो वो है आपका एंटरटेनमेंट फैक्टर। आप जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट लेके आओगे, आपको उतनी जल्दी टाइटल शॉट मिल जाएगा। इवन दो आपकी रैंकिंग्स कम हो या ज्यादा हो, वो उतनी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी एंटरटेनमेंट के सामने। और कहीं ना कहीं डेना वाइट अब यूएफसी को एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने वाला है। पहले के टाइम पे थोड़ा फैंस का भी प्रेशर पड़ता था, थोड़ा बहुत यहाँ पर फैंस जिसको चाहते थे उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती थी। बट क्योंकि ये जो नई पैरामाउंट वाली डील आई है, यूएफसी को कहीं ना कहीं वो 7.7 बिलियन डॉलर्स को जस्टिफाई करना है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करके, ताकि ये डील सस्टेन रहे पूरे 7 सालों तक। तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी चलाएगी, जो सबसे एंटरटेनिंग फाइट उसके हिसाब से होगी, यूएफसी के हिसाब से, डेना वाइट के हिसाब से, वो यहाँ पे पुटअप करी जाएगी। और पैडी पिम्बलेट ने भी इस बारे में यही बोला है कि अरमान सारूकियन एक एंटाइटल्ड फाइटर की तरह यहाँ पर बात करता है। उसने यहाँ पर पिछले फाइट में भी डैन हुकर को फाइट से पहले हेडबट कर दिया, जिसके कारण फाइट कैंसिल हो सकती थी, मेन इवेंट की फाइट कैंसिल हो सकती थी। साथ ही साथ वो क्राउड के अंदर लोगों को पंच कर देता है, जिससे यूएफसी को ही अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है, यूएफसी के ऊपर फाइन्स लगते हैं क्योंकि उसका फाइटर क्राउड में किसी इंसान को मार रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर अरमान सारूकियन ने पास में यूएफसी को दिलाए हैं। साथ ही साथ अपनी मेन इवेंट फाइट कैंसिल कर दी थी यहाँ पर इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट एक रात पहले, जिससे यूएफसी को काफी ज्यादा लॉस हुआ। तो इन सारे रीजंस के कारण ही यूएफसी यहाँ पर अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट नहीं दे रही है, ना कि यूएफसी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो अरमान सारूकियन को बेसिकली पैडी पिम्बलेट ने यही नसीहत दी है कि उसको अपनी खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करनी चाहिए, एक कंपनी मैन बेसिकली बन जाना चाहिए, तब उसको टाइटल शॉट यहाँ पे मिल जाएगा। और तो और भाइयों, यहाँ पर हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में अरमान सारूकियन की वो ईटिंग वीडियोस जिसमें वो खाना खा रहे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा वायरल चल रही थी। तो पैडी पिम्बलेट का ये कहना है कि अरमान सारूकियन ने बेसिकली पैडी पिम्बलेट का ही ये कॉपी करा है, क्योंकि 1-2 साल पहले पैडी पिम्बलेट की भी काफी वायरल वीडियोस जाती थी जिसमें वो ढेर सारा पिज्जा खा रहे होते हैं, ढेर सारा खाना खा रहे होते थे। तो उनका ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन ने पैडी पिम्बलेट का ही कॉपी करा है, बेसिकली उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही कॉपीड है। अब देखने वाली चीज होगी, ये दोनों के वीडियोस बहुत ज्यादा अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली अरमान सारूकियन का वीडियो कहीं ना कहीं एएसएमआर टाइप वीडियो होता है, और जो पैडी पिम्बलेट का वीडियो होता था खाने वाला, वो कुछ ओवर ईटिंग टाइप वीडियोस होती थी। मेरे हिसाब से तो दोनों कॉपीड नहीं है। बाकी आप सबका क्या सोचना है, आपसे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भाइयों, एक और फाइटर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग बनाया, वो था जीन सिल्वा। काफी अच्छे कॉस्प्ले करके आया हुआ था, और तो और वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा बहुत एफर्ट जो भी फाइटर डालते हैं अपने आप को सेल ऑफ कराने के लिए, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जीन सिल्वा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग बनाता है, इस फाइट के अंदर भी उसने करा है। और उसने बेसिकली एक ये भी डिमांड रखी है कि अगर डेना वाइट यहाँ पे फाइट ऑफ द नाइट बोनस को $3,24,000 कर देते हैं, तो वो पूरी तरीके से ब्रॉल करने वाला है आर्नोल्ड एलन के साथ। और मैं आप सबको ये चीज बिल्कुल 100% गारंटीड के साथ कह सकता हूं, ये फाइट जो है आर्नोल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट है, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्राइकर्स और दोनों ही कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं विश्वास रखते हैं। दोनों टेक्निकल स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन जब ब्रॉलिंग करने की बात आती है तो दोनों ही बहुत अच्छा ब्रॉल करते हैं। और जीन सिल्वा दोनों के हाथों में नॉकआउट पावर्स है। ब्रैंडन एलन को भी 1-2 शॉट्स पड़ जाते हैं तो वो भी फिर स्विंग एंड मिस करने लग जाता है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत खतरनाक फाइट है, और ये डेफिनेटली फाइट ऑफ द नाइट कंटेंडर बन सकती है। इसमें एक नॉकआउट देखने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बाकी भाइयों, इन फाइट्स के ऊपर एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन वीडियो आप सबको कल मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों, यहाँ पे डेना वाइट ने एक इंटरव्यू के अंदर यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील करी है। उनका ऐसा कहना है कि आने वाले मंडे को यहाँ पे वो अपनी टीम के साथ फाइनली बैठेंगे, और उसके बाद ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में किस तरीके से फाइटर्स फाइट करने वाले होंगे। और हम सबको पता है भाइयों कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में एक फाइटर का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यही फाइटर डिजर्व करता है, और वो है कॉनर मैग्रेगर। बेसिकली डेना वाइट ने यहाँ पर यह चीज कंफर्म कर दिया कि कॉनर मैग्रेगर का नाम यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। कॉनर मैग्रेगर शायद व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप सबको बताया था कि मेरे हिसाब से तो इसकी पॉसिबिलिटीज कम लग रही है। मुझे अभी भी लगता है कि कॉनर मैग्रेगर को फाइट कराना व्हाइट हाउस कार्ड में ओवरऑल यूएफसी को एक लॉस ही देगा, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर को वो किसी और इवेंट में भी फाइट करा सकते हैं, और वहां पे भी वो इवेंट सुपर पॉपुलर हो सकता है। एक ऑलरेडी सुपर पॉपुलर इवेंट में कॉनर मैग्रेगर को फाइट कराना बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा। बट डेना वाइट ने यहाँ पर बोला है कि कॉनर मैग्रेगर का नाम भी वो कंसिडर कर रहे हैं व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट के लिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत शॉकिंग चीज बताई है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस
वर्सेस माइकल चैंडलर यहाँ पे नहीं होने वाला। माइकल चैंडलर को वो कॉनर मैग्रेगर का अपोनेंट नहीं रखने वाले हैं अगर व्हाइट हाउस कार्ड में ये फाइट होती है तो। पर्सनली भाइयों मैं चैंडलर होता तो मैं तो सारी चीज़ें उठा के फेंकने वाला होता यहाँ पर, क्योंकि इस बंदे ने 2-2.5 साल वेट करा कॉनर मैग्रेगर का, फिर इतनी सारी फाइट्स भी हार गया, अपना अच्छा खासा रनिंग एक्टिव कैरियर कॉनर मैग्रेगर के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे डेना वाइट सामने से आके कह रहा है कि वो माइकल चैंडलर को अपोनेंट नहीं समझते यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर का। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता अगर मैं माइकल चैंडलर होता। माइकल चैंडलर ने इंटरव्यू के अंदर बोला है कि उसको अभी भी होप है कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट हो सकती है, तो भाई मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई यहाँ पर हो जाए माइकल चैंडलर की फाइट। आई पर्सनली थिंक कि इतनी सारी चीज़ों के बाद वो बंदा डिजर्व करता है, डेना वाइट उसको इस तरीके से स्क्रू ना करे। बाकी भाई आपको क्या लगता है कि कॉनर मैग्रेगर की अगर फाइट यहाँ पर यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में होती है तो किसके अगेंस्ट फाइट होगी यहाँ पर, अगर माइकल चैंडलर फाइट नहीं कर रहा है तो। बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा, आपको कोई भी और खुफिया नॉलेज होगी तो मेरे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।